गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए जल्दी से आप लोग थोड़ा लाइव आ जाएं ताकि क्लास हम लोग स्टार्ट करें। आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है? आवाज़ क्लियर है, ऑडियो ठीक। तो जल्दी से आप लोग, हाँ गुड इवनिंग, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। चलिए, व्याकरण की क्लास है और हम लोग व्याकरण जो है स्वर देख रहे थे, ठीक है? स्वर का कुछ पाठ हम लोग देख चुके हैं। आज क्लास वहाँ से आगे स्टार्ट होगी। चलिए, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाए ताकि क्लास शुरू किया जाए। देखिए, कल हम लोग जो है अनुनासिक देखा और निर्नुनासिक, ठीक है? आज हम लोग देखेंगे कि वर्ण जो है जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी जिह्वा के आधार पर जैसे उच्चारण जब हम करते हैं तो जिह्वा के किस भाग से करते हैं। जिह्वा के अगला भाग प्रभावित होता है या जिह्वा का पिछला भाग प्रभावित होता है या फिर उसका मध्य भाग प्रभावित होता है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, स्वर को विभाजित करेंगे, ठीक है? तो देखेंगे स्वर जिह्वा के आधार पर, ठीक है? इससे पीछे का हम लोग देख चुके हैं, आगे क्लास यहीं से स्टार्ट हो रही है। जिह्वा के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है? अब देखेंगे जो जिह्वा है, जिह्वा के तीन भाग हो गए। एक जिह्वा का अगला भाग जो बिल्कुल दांत के पास आता है और जिह्वा का जो बिल्कुल पिछला भाग जो कंठ के पास दिखाई देता है, ठीक है? और जिह्वा का एक मध्य भाग जो इन दोनों के बीच में होता है। तो कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी स्वरों का जब उच्चारण हम करते हैं तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जिह्वा के आधार पर हमने क्या कर दिया, स्वर को बांटा है। तो कितने भागों में? तीन भागों में। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर, ठीक है? अब अभी आप देखेंगे एक उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ से उच्चारित होता है, जो स्वर है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम क्या करेंगे, इनको वर्गीकृत करेंगे या बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जिह्वा के आधार पर ये प्रश्न बनता है कि अग्रभाग से हैं कि पश्चिम भाग से हैं या मध्य भाग से हैं, ठीक है? तो उसी आधार पर इनको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कह देते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है अग्र भाग से जो बोला जाता है उसे अग्र स्वर कह देते हैं। अग्र स्वर जो अगले भाग से उच्चारित होते हैं, ठीक है? यानी वे स्वर जो जिह्वा के अगले भाग से, ठीक है, उच्चारित होते हैं या जिह्वा का अगला भाग प्रभावित होता है, अग्र स्वर, यानी उनको जो है अग्र स्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिन वर्णों को या जिन स्वरों को उच्चारित करने में जिह्वा का अगला भाग प्रभावित होता है उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। क्लियर है? अब आते हैं दूसरा, देखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रभावित होता है, तो मध्य स्वर। अब आता है तीसरा पश्च स्वर।
ये प्रश्न आप लोगों से बनेगा, ठीक है, इसीलिए इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पश्च स्वर यानी जिह्वा का जो पछला भाग, यानी जो कंठ के पास हो, जिनके उच्चारण करने पर कंठ प्रभावित होता है ना, वही, ठीक है, यानी कंठ के पास जब जिह्वा, यानी कि जिह्वा का बिल्कुल पिछला भाग। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर जो है ई है, और कौन है? अब अगर मैं ई कह दिया, अब ध्यान देंगे, अगर ई कह दिया गया तो इसका मतलब कि ये भी है, दोनों शामिल है, ठीक है, ई और कौन? ए। अब देखिए ई का ये बड़ा रूप है, ये ए का बड़ा रूप है, क्लियर है? ये ई का बड़ा रूप, ये ए का बड़ा रूप, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है भाई, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगता है, इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त है ना, ये दोनों क्या है? संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। अब देखिए बात, ये जब उच्चारित करेंगे तो जिह्वा का अगला भाग प्रभावित है, जैसे ई, अब पिछले भाग से कोई मतलब नहीं है, ई ए यानी अगले भाग से, ठीक है, अगला भाग, जिह्वा का अगला भाग ही प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम कहें मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब आ, तो देखिए यहां जिह्वा का ना अगला भाग प्रभावित होता है, न पिछला भाग प्रभावित होता है, सीधे सीधे जिह्वा का क्या है? पिछला भाग थोड़ा सा कंपन करता है, उसके बाद ये आवाज क्या होती है? निकल जाती है, यानी न पिछला भाग प्रभावित हुआ, न अगला भाग प्रभावित हुआ, कौन सा भाग प्रभावित हुआ? मध्य भाग प्रभावित हुआ, इसीलिए इसको हम कह देते हैं मध्य स्वर। और ये अकेला है, यहां चार हैं और यहां क्या है? ये अकेला है, ठीक है, अकेला है। पश्च स्वर में कौन कौन आएंगे? बाकी जो बच गए सब पश्च स्वर में आएंगे। देखिए कौन कौन? आ तो जिह्वा का क्या है? पिछला भाग हल्का सा प्रभावित होता है, ठीक है। ऊ कहने पर दोनों ऊ, ठीक है, शामिल हो जाते हैं। और ओ आओ, अब इनको याद कैसे रखें? बड़ा कठिन है ये, तो अब इसको समझना है। देखो भाई, ये भी तीन से बना है, ये आगे है ना तीन में एक डंडी लगा के ये बन गया है। तो जो तीन से बन रहे हैं वो अग्र स्वर नहीं है, वो पहले आ ही नहीं सकते। बस इतना दिमाग में रखे रहिए कि जो तीन से बन रहे, तीन से इसका निर्माण, तीन से इसका निर्माण, तीन से इसमें इसका निर्माण, तीन से इसका निर्माण, तीन से इसमें, ये तीन ही तो है ना। संख्या में क्या है? अगर संख्या देखा जाए, इसको याद करने का एक ट्रिक बन रहा है। अगर ट्रिक पर बात करें कि भाई याद कैसे होगा, थोड़ा कठिन हो समझने को, तो समझ गए, ये याद कैसे रहे, ये तो भूल जाएगा ना, फिर कंफ्यूज होगा कि अग्र स्वर कौन है। लेकिन अगर उच्चारण करके आप देखें तो क्लियर हो जाएगा। जब भी उच्चारण करेंगे, ई आगे से हो रहा है, ई ए देखेंगे अगला भाग प्रभावित होता है, तो वैसे तो चिन्ह ही सकते हैं। और नहीं समझ सकते तो एक चीज और देख लीजिए, इनका निर्माण तीन से है। देखिए तीन बना के और निर्माण हो जाता है इनका। इसका भी देखें तो पहले तीन बनेगा, फिर डंडी लगाए, फिर एक। बात समझ में आ रहा है? तो जो तीन वाले हैं ये पश्च में आएंगे, और एक अकेला बेचारा एक जो है वो मध्य में आता है, वो भी तीने वाला है। अर्थात तीन से जो जिसका निर्माण होता है वो अग्र स्वर में नहीं आता है। एक ये भी ट्रिक हो गया, आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि जिन स्वरों का निर्माण तीन से हो रहा है, जिन स्वरों का निर्माण तीन से हो रहा है वो अग्र स्वर नहीं है, वो क्या है? पश्च स्वर है, ठीक है। और एक चीज और कि एक अकेला जिसकी मात्रा नहीं होती है, जिसकी मात्रा नहीं होती है, वही मध्य स्वर में आता है, ठीक है। तो देखिए जिह्वा के आधार पर है, हमने स्वरों को बांटा है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के अगला भाग, जिह्वा का मध्य भाग और जिह्वा का क्या है? पश्च भाग। इसी आधार पर हमने क्या कर दिया? स्वर को डिवाइड कर लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को?
चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, कमेंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? उच्चारण करके आप देख सकते हैं, इसका उच्चारण करेंगे, जिह्वा का अगला भाग थोड़ा सा प्रभावित होगा, और इसमें देखेंगे तो जिह्वा का पछला भाग, इसमें देखेंगे तो बिल्कुल जिह्वा शांत रहेगी, सीधा निकल जाएगा उच्चारण करने पर जिह्वा बिल्कुल शांत रहेगी। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है मुख विवर के आधार पर, देखिए स्वरों में कई चीज हो गया है, एक तो मुख विवर, एक उच्चारण स्थान, और एक जिह्वा के आधार पर, तीन चीज हमको देखना है। मुख विवर के आधार पर, ठीक है, और जिह्वा के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर, तीन स्थान पर हम स्वरों को बांट रहे हैं। ठीक है, तीन आधार पर हम क्या कर रहे हैं, स्वरों को बांट रहे हैं। तो हमने जिह्वा के आधार पर तो देख लिया कि भाई ये अग्र स्वर है, ये मध्य स्वर है, ये पश्च स्वर है। आपसे जब भी प्रश्न अगर बने कि बताइए अग्र स्वर है कि मध्य स्वर है, तो आपको दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जिह्वा के आधार पर प्रश्न बना है। ठीक है, अगर ये बात जैसे समझ जाएंगे कि ये तो जिह्वा के आधार पर पूछ रहा है, तब आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिए, अग्र स्वर की बात मतलब जिह्वा के आधार पर है, मध्य स्वर की बात यानी जिह्वा के आधार पर, पश्च स्वर की बात यानी जिह्वा के आधार पर। ठीक है, ये बात अगर दिमाग में आपके आ जाती है कि मध्य, अगर प्रश्न बना कि भाई कौन सा स्वर इसमें पश्च स्वर है, तो आप पहले समझिए कि पश्च स्वर है क्या। ठीक है, किसे कहते हैं पश्च स्वर, तो हम समझ गए बात को कि भाई ये तो जिह्वा के आधार पर जो तीन वर्गीकरण हुआ है कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, वहीं से ये प्रश्न आया है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करके क्या कर लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ कौन सा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे, अगला देखेंगे मुख विवर के आधार पर। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। मुख विवर मतलब क्या, मुख खुलता है, मुख बंद होता है। ठीक है, यानी किन के उच्चारण में मुख खुल जाता है, किन के उच्चारण में मुख बंद रहता है, किन के उच्चारण में दो ही चीजें, एक बंद रहेगा, एक बार खुलेगा। ठीक है, एक बार खुलेगा, एक बार बंद रहेगा। ठीक है, और एक बार अब देखिए, एक बार बंद रहेगा और एक बार क्या होगा, खुलेगा। ठीक है, एक बार खुलेगा, एक बार बंद रहेगा। अब देखिए, बंद रहेगा मतलब पूरा बंद रहेगा कि आधा बंद रहेगा, इसमें दो भाग आ गए, पूरा बंद रहेगा या फिर आधा बंद रहेगा। और वही चीज यहां पर, पूरा खुला रहेगा या फिर आधा खुला रहेगा। बात समझ में आया? है तो दोनों, दो ही, एक बंद एक खुला। ठीक है, मुख विवर के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक बंद रहेगा, एक खुला रहेगा। लेकिन बंद में भी क्या रहेगा, दो कैटेगरी आएगी, एक तो पूरा बंद होगा, एक क्या होगा, आधा बंद रहेगा। खुला भाई खुला रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी पूरा खुलेगा यानी मुख पूरा खुल जाएगा, और एक में क्या होगा, आधा खुले रहेगा। ठीक है, यानी पूरा से थोड़ा सा कम खुलेगा। इसी चीज को बस समझना है। आइए चलते हैं तो देखेंगे मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। ठीक है, मुख विवर के आधार पर। तो पहले लेते हैं हम पूरा जो बंद रहता है, जिसको बंद रहता है उसको हम कहते हैं संवृत। ठीक है, संवृत का मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से बंद रहेगा,
पूरी तरीके से क्या रहेगा, बंद रहेगा। क्लियर है। अब पूरी तरीके से बंद रहेगा तो जो थोड़ा सा खुल जाएगा यानी थोड़ा कम बंद रहेगा यानी पूरी तरीके से बंद नहीं रहेगा तो उसे हम कहेंगे अर्धसंवृत। क्या कह देंगे, अर्धसंवृत। अर्धसंवृत। थोड़ा सा ये क्या रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है, अर्धसंवृत। इसके बाद जो पूरा खुल जाएगा, जो पूरा खुल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विवृत। ये पूरा खुल जाएगा, विवृत क्या हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा खुलेगा यानी आधा खुलेगा, अर्धविवृत। देखिए अभी वर्ड पर विचार मत करिए, पहले इसको समझिए केवल। अब इसमें कौन कौन से आएंगे उनको तो हम उच्चारण करके देखेंगे ना कि कौन कौन इसमें आ रहा है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि विवृत क्या है। विवृत का मतलब पूरा खुल गया। हमने क्या कहा, खुला हुआ। विवृत मतलब, विवृत का मतलब है पूरा खुला। ठीक है, जितना मुख है पूरा मुख खुल जाएगा। और अर्धविवृत का मतलब पूरा खुलने में थोड़ा सा बाकी रहेगा। ठीक है, यानी अभी पूरा नहीं खुला रहेगा, थोड़ा सा बाकी रहेगा। अब देखेंगे, संवृत का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से बंद रहेगा, लेकिन अर्धसंवृत का मतलब कि बंद होने में थोड़ा सा बाकी रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि संवृत मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी तरीके से मुख हमारा क्या हो जाएगा, बंद रहेगा और हम किसी भी स्वर का क्या कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे। तो सभी का नहीं कर पाएंगे, कुछ उसमें से कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका हम मुंह बंद किए रहेंगे और उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान है। देखिए संवृत मतलब पूरा बंद, तो पूरा बंद होगा कब, इसके और इसके उच्चारण में। ठीक है, यानी लगभग ये पूरा बंद रहेगा, मुख को जितना बंद होना चाहिए। अब सोचेंगे एकदम मुंह बंदे रहेगा, ओठ में ओठ चिपक जाएगा, तो जब ओठ, दोनों ओठ चिपक जाएंगे तो कल्पना करो आवाज निकलेगा कैसे। आवाज निकलने पर तो रहेगा ना पूरी तरीके से चिपकेगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब पूरी तरीके से ये बंद माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो बोल रहे हैं तो खुला रह रहा है थोड़ा सा। अरे भाई खुला तो रहेगा, आवाज निकलने भर तो खुला रहेगा ना। ठीक है, ई ऊ। ठीक है, अब देखिए इनसे जो छोटा है ना यही आएगा। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा तो भाई यही है। और इसका छोटा कौन है, ये है। बात समझ में आ रहा है। अरे ये बड़ा है ना, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या है, संवृत है, तो इसका छोटा वाला क्या है, अर्धसंवृत है। बात समझ में आ रहा है। समझ में आया बात। संवृत मतलब ये देर तक बोला जाता है। ये क्या होता है, ये देर तक उच्चारण होता है, ये भी देर तक होता है। ये जल्दी से होता है, ये भी जल्दी से होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लघु स्वर है ना, लघु स्वर है, तो इनका उच्चारण जल्दी हो जाता है, तो जल्दी हो जाएगा इनका उच्चारण। तो अभी आधा मतलब पूरी तरीके से देर तक जो है मुंह बंद नहीं रखेगा, थोड़ा सा अभी बंद हुआ तब तक ये उच्चारण इनका खत्म हो जाएगा। उ ई, इनका ई तो देर तक चलेगा। बात समझ में आया। तो इसलिए कह रहा है कि संवृत यानी ये मुख क्या होगा, बंद रहेगा। ठीक है, इसको उच्चारण करेंगे, मुख क्या रहेगा, बंद रहेगा। और इनका छोटा वाला रूप है ये, इसका छोटा वाला रूप, इसका छोटा वाला रूप अर्धसंवृत यानी आधा खुला रह जाएगा, यानी थोड़ा सा खुला रह जाएगा, यानी बंद नहीं होगा। बात समझ में आया। इसमें पूरा बंद, इसमें थोड़ा सा बाकी रह जाएगा। अच्छा, अर्धसंवृत फिर से देखिए, पहले संवृत को समझिए, अब मैं बता रहा हूं।
ये मुख है भाई, मुख आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, मुख क्या हो गया, पूरी तरीके से ये मुख हो गया। अब मुख हमने इधर से साइड से खोल दिया, इधर से मान लो आपको बोलना है। अब देखो इतना सा खुला रहेगा तो समझिए समृद्ध है। क्लियर है, इतना मुख खुला है और उच्चारण हो जा रहा है जैसे ई उ, तो समझिए क्या है, समृद्ध है। और अर्ध समृद्ध का मतलब इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसी का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। लेकिन जब मैं विवृत की बात करूं तो विवृत वाले में भाई ये बहुत ज्यादा खुलेगा, इतना खुल जाएगा मुख। बात समझ में आ रहा है, विवृत वाले में क्या होगा, ज्यादा मुख खुल जाएगा, यानी इतना खुल जाएगा, इतना बड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए जो बड़ा होगा, पहले बात समझिए, जो बड़ा वाला होगा वो पूरा होगा, ये पूरा है, समझिए ये अर्ध है ना, अर्ध नहीं समझ पा रहे तो यहां पूरा लिख लीजिए, क्या करना है लीजिए। ये विवृत को आप पूरा पूरा समझ लीजिए, एक में आधा लगा है, इसमें आप समझ लीजिए पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा लिखा नहीं रहेगा, बस समझने के लिए, ये ना कि आप पूरा लिख लेंगे, ये समझने के लिए, ये पूरा है, ये पूरा समृद्ध है, ये अर्ध समृद्ध है, ये पूरा पूरा विवृत है, ये अर्ध विवृत है। बात समझ में आया। अब देखिए, अब ये भाई पूरा विवृत है तो यहां भी बड़ा वाला आएगा। कौन वाला आएगा, बड़ा वाला। बड़ा कौन होता है, आ होता है, आ बड़ा होता है, आ देखो पूरा मुंह खुल गया, आ ये बड़ा है ना। और कौन बड़ा है, तो आए बड़ा है, आए आए पूरा विवृत में कौन आएगा, आए। और कौन आएगा, और कौन बड़ा है, तो औ बड़ा है, औ, सब बड़े वाला इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अर्ध देखिए, अर्ध में ये अर्ध लगा था तो इसका छोटा आया है ना, अब ये अर्ध लगा तो इसका छोटा आएगा, इसमें इसका छोटा क्या आएगा, अ, इसका छोटा क्या आएगा, ए, और इसका छोटा कौन आएगा, ओ। अब बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये पूरा को हटा दीजिए, पूरा लिखा नहीं रहता है, ये समझने के लिए मैंने पूरा कर दिया। ये बात समझ में आप लोगों को आई। समझ में आ गया ये बात। अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये समृद्ध है, समृद्ध का मतलब होता है पूरा, पूरा वही होगा जो बड़ा होगा। ये भी विवृत का मतलब पूरा, पूरा वही होगा जो बड़ा बड़ा होगा। और अर्ध में इसी बड़े वाले का छोटा आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम स्वरों को क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, स्वरों का विभाजन करते हैं। तो वो देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम कैसे स्वरों का विभाजन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, अब उच्चारण स्थान के आधार पर ये स्वर को कितने भागों में बांटेंगे, तो भाई एक होता है कंठ, कंठ से बोला जाता है। 5 ही प्रकार है ना, हमने पढ़ा है कि एक कंठ से बोला जाता है, एक तालु से बोला जाता है, एक ओठ से बोला जाता है, एक दांत से बोला जाता है। ठीक है, तो हमने 5 ही पढ़ा है। कौन कौन, कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दांत। ठीक है, 5, हाँ बिल्कुल। तो इन्हीं 5 के आधार पर हम क्या करेंगे, यहां उच्चारण करेंगे।
तो हम देखेंगे क्या स्वर पांचों से बोला जाता है या कुछ कम बोला जाता है। ठीक है, तो बोलने यानी कि उच्चारण स्थान हमारे 5 है। कौन कौन है? उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो 5 है। कौन कौन? तो भाई कंठ है, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है तालु है, तालु है। तीसरा क्या है? तो भाई मूर्धा है। और क्या है? तो दांत है, दांत है। और क्या है? तो ओठ है, ओठ या होठ, या होठ या ओष्ठ। ठीक है, तो कहने का मतलब ओठ है, दांत है, मुर्दा है, तालु है, कंठ है। यही हमारे उच्चारण स्थान है, यानी किसी स्वर को या किसी व्यंजन को, ठीक है, यानी वर्णों को उच्चारण हम इन्हीं स्थानों से करते हैं। वर्णों का उच्चारण हम इन्हीं स्थानों से करते हैं। कुछ का उच्चारण हम कंठ के यहाँ से कर देते हैं। कंठ क्या होता है? एकदम बिल्कुल जहाँ से गला शुरू होता है, ठीक है, यहाँ कंठ होता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको तालु मिलेगा, उसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे ऊपर मूर्धा मिलेगा, उससे आगे बाहर आएंगे तो दांत का नंबर आएगा, और सबसे बाहर में ओठ का नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आई? सबसे अंदर कंठ होता है, उसके बाद तालु, मूर्धा, उसके बाद दांत, फिर ओठ। ठीक है, यह जो है बिल्कुल गले के पास होता है। तो वहां से हम कोई, जैसे हम कहें क, तो क देखिए एकदम अंदर जहां कंठ है, यानी गले के पास से ध्वनि क्या होती है? निकल के आती है, और बाहर कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन तालु वाला हम कहे च, च कहेंगे, उसके आगे जिह्वा जो है जाके तालु में क्या हो जाएगी? चिपकेगी। मूर्धा तो कहे ट, तो तालु से थोड़ा सा आगे और दांत से पहले जिह्वा, जीभ क्या होगी? जाके स्पर्श करेगी। ठीक है, और उसके बाद त कहेंगे तो सीधे जिह्वा कहां टच कर देगी? फिर जाके दांत पर टच करेगी। उसके बाद ओष्ठ कहें तो जिह्वा जो है ओठ पे टच करेगी, यानी दोनों ओठ भी चिपक सकते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, जिह्वा भी कर लेगी। ठीक है, यानी दांत लगता है थोड़ा सा। और एक जो होता है, एक जो होता है जिसमें ओठ नहीं लगता है, वो कौन सा है? एक ही ओठ लगता है और एक ठो दांत लग जाता है। दोनों, यहां दोनों ओठ लगेंगे। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों ओठ लगेंगे। लेकिन एक वर्ण है जिसको उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? केवल दांत, एक दांत और एक ओठ। ठीक है, दांत और ओठ। तो चलिए वहां हम पढ़ेंगे, पहले यहां स्वर पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्यंजन की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल स्वर की बात करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे उच्चारण स्थान तो भाई कंठ है, तालु है, मूर्धा है और ओठ है। इसी आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंठ से बोले जाएंगे उनको हम कहेंगे कंठ स्वर, और जो तालु से बोले जाएंगे उनको कहेंगे तालु स्वर, और जो मूर्धा से बोले जाएंगे उनको कहेंगे मूर्धन्य स्वर, जो दांत से बोले जाएंगे उनको कहेंगे दांत स्वर, और जो ओठ से बोले जाएंगे उनको कहेंगे ओष्ठ स्वर। अब इसमें देखें तो भाई मूर्धा से तो यहां बोला नहीं जाएगा। ठीक है, मूर्धा से नहीं बोला जाएगा, और दांत से भी नहीं बोला जाएगा। ये दुगो तो बेकार है। यहां जो है स्वर जो है मूर्धा से नहीं बोला जाता और दांत से भी नहीं बोला जाता। किससे किससे स्वर बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे और ओठ से बोले जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? हमारे स्वर जो हैं किससे किससे बोले जाएंगे? कंठ से, तालु से और ओठ से। मूर्धा और दांत से नहीं बोला जाएगा। मूर्धा और दांत कहां यूज होगा? तो व्यंजन में। जब व्यंजन पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों क्या होंगे? यूज होंगे। लेकिन स्वर का जब उच्चारण होगा तो इसमें मूर्धा का काम नहीं लगता है और दांत का भी काम नहीं लगता है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ठीक,
पहला देखेंगे, पहला कंठ, कंठ के आधार पर, कंठ के आधार पर तो कंठ्य, इसको ऊपर बिंदी लगा के लिख देते हैं, कंठ्य, यानी जो कंठ से बोला जाएगा उसको कंठेश्वर कह देंगे, ठीक है। दूसरा तालव्य, जो तालु से बोले जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, तालव्य। तीसरा जो ओठ से बोले जाएंगे उनको क्या कहेंगे, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कंठ से बोला जा रहा है, कौन तालु से बोला जा रहा है और कौन ओठ से बोला जा रहा है। तो कंठ से कौन बोला जाता है, अ और आ, अ और आ, ये चुपचाप मुंह में ना जीभ काम करती है, ना दांत काम करता है, ना ओठ काम करता है, कुछ नहीं, खाली ध्वनि क्या होती है, गले के यहां से निकल जाती है डायरेक्ट। देखिए आ, ठीक है। ये क्या है, कंठ से। क्यों नहीं चल रहा है, क्या वीडियो नहीं चल रहा है? हमारे यहां चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो नेटवर्क की समस्या होगी, ठीक है। अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कंठ से कौन बोला जाएगा, आ, ये भी अ लिखा गया क्या, आ कर दीजिए इसको, ठीक है, अ और आ। ठीक है, अ आ। तालु से कौन बोले जाएगा, तो ई और उ। अब देखिए अगर इसको चाहे तो मिटा भी सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जब हम अ कहेंगे मतलब आ भी हो जाएगा, उसी का बड़ा रूप है। जब हम ई कहेंगे तो ई, दोनों ई हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो उसी का क्या है, बड़ा रूप है। जब ऊ कहें तो दोनों ऊ, यानी उसी का वो क्या है, बड़ा रूप है। बात समझ में आया? तो देखिए अ जो होता है वो कंठ से बोला जाएगा, और ई करेंगे तो तालु से आवाज निकलेगी, ठीक है, तालव्य, यानी तालु से, जीवा जो है तालु के पास पहुंच जाएगी और वहां से क्या होगा, ध्वनि निकलेगी। और ऊ करें तो ओठों का इस्तेमाल होगा, ऊ करें तो ओठों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको समझना है। कंठ से अ बोला जाता है, तालु से ई बोला जाता है और ओठ से ऊ बोला जाता है। तो भाई इनका बड़ा रूप भी होगा, इनका बड़ा रूप भी इसी में आएगा, बड़ा रूप भी इसका इसी में आएगा, ठीक है। बात समझ में आया? इतना समझ में आया बात? बड़ा रूप क्या होगा, इसी में आएगा। अ और आ, देखिए जब ये समझ लें संधि में भी काम करेगा ये, ठीक है। जहां अ वहां आ, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, अ आ बराबर है, बस थोड़ा सा इसके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है और इसके उच्चारण में समय कम लगता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी है एक ही वेराइटी, इसी का ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है। बात समझ में आया? अंतर कहां आएगा उसको समझते हैं। अब देखिए अगला चीज समझने के लिए अब हम कहें कि भाई ये ए कैसे बोला जाएगा, ए कैसे बोला जाएगा, ए। तो अब ए को समझने के लिए अब ये देखेंगे ए बना कैसे है, ठीक है, ए कैसे बना है। तो देखिए ए को बनाने के लिए अ का इस्तेमाल होता है, ये देखिए ए ऐसे बना है, अ को ई से मिला दिया गया, यानी इस लाइन को, पहली लाइन को दूसरी लाइन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जब जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। किसका निर्माण होगा, ए का, ठीक है। बात समझ में आया? यानी ए का निर्माण कैसे हो रहा है, तो भाई ए का निर्माण हो रहा है अ प्लस ई से, अ प्लस ई से। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि
कि सर बड़ा आ नहीं हो सकता है भाई, हमने कह दिया अ और आ दोनों एक ही वेराइटी है, दोनों क्या है, एक ही वेराइटी है। लीजिए ऐसे कर लीजिए, अ नहीं तो आ प्लस ई, अच्छा है ये वाला ई, कोई रहेगा इसमें से, बनेगा ए। क्लियर हुआ, क्या बनेगा, ए। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आगे देखें भाई ओ कैसे बनेगा, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओ को समझने के लिए देखें ओ बनेगा कैसे, तो रहेगा आगे तो अ ही रहेगा, और इसी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किसको, इसको प्लस कर देंगे, ओठ वाले को, ओ बन जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए ये ओ बन गया और ये क्या बन गया, ए बन गया, समझ में आया। अब देखिए अब पूछेंगे ना इसका उच्चारण स्थान क्या होगा चौथे का, तो भाई ये किससे बोला जा रहा है, कंठ से, तो पहले कंठ लगा लेंगे, कंठ लगा लेंगे, और क्या लगा देंगे, ई किससे बोला जाता है, तो तालु से। ठीक है, तो कंठ तालव्य कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, कंठ तालव्य। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया, ये वाला बात समझ में आया। ए कैसे बना है, अ और ई को मिलाने से बना है, तो अ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालु से, तो कंठ और तालु हो गया ना। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य हो गया। क्लियर है। अब उसी तरह इसको क्या करेंगे, तो ये किससे बोला जाता है, कंठ से, तो पहले लिख देंगे क्या, कंठ, और इसके बाद क्या लिख देंगे, उ यानी ओष्ठ से, तो ओष्ठ लिख देंगे। ठीक है, या इनका संधि कर देंगे, कंठोष्ठ हो जाएगा। बात समझ में आया। संधि कर देंगे, कंठ और ओष्ठ दोनों का संधि कर देंगे, कंठोष्ठ हो जाएगा। बात समझ में आया, इतना चीज आ गया। अब इतना चीज आ गया तो इनका बड़ा रूप इसी में लिख दीजिए। अब इसका बड़ा रूप क्या है, इसका बड़ा रूप ए है ना, तो ए भी इसी में आ जाएगा, सॉरी ए है तो ए भी इसी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, कंठ तालव्य में। ठीक है, और इसका बड़ा रूप इसमें आ जाएगा। आओ, बात समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। इसका बड़ा रूप इसी के साथ आएगा और इसका बड़ा रूप इसी के साथ आएगा। अच्छा, हम इतना दिमाग कभी लगाए नहीं, तो लगाने की क्या जरूरी है मैं लगा रहा हूं ना, इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, अभी समझ गए तो इसको मिटा सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं और इसको यहां कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, ये चीजें हो गई। इतनी चीज तो कंफर्म हो गई कि डाउट रह गया है। चलिए बताएंगे, क्या ये बात समझ में आ गई है। इसमें जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब स्वर के बारे में एक चीज और जानना है। क्या जानना है, अब उसको भी देख लेते हैं। नाद सुने हैं, नाद मतलब क्या होता है, नाद मतलब क्या होता है, नाद मतलब होता है कंपन। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी ओकल जो होता है, जो जिसको हम वाग इंद्रियां कहते हैं, जहां से ध्वनि क्या होता है, निकलता है, उसके कंपन करने, क्योंकि ध्वनि जो है कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कंपन तो होगा ही ओकल में कंपन होगा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब
चलिए आवाज कट गया होगा, अब आवाज आ रहा है। कंपन, नाद का मतलब बहुत अच्छा, कंपन, कंपन, या इसको कह लेंगे घोष, घोष, या इसी को कहेंगे सघोष। नाद, कंपन, घोष, सघोष। ठीक है, ये बात समझ में आया। नाद मतलब कंपन होता है, इसी कंपन को हम कह देते हैं घोष, और इसी को कहते हैं सघोष। सघोष मतलब घोष के साथ, और घोष भी कहते हैं तो मतलब घोष तो है, ये है भाई। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कुछ स्वरों, कुछ वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओकल तंत्रिकाएं यानी वाग इंद्रियां जो है झंकृत होने लगती हैं, उनमें झंकार उत्पन्न होता है। जैसे ढोलक को बजाते तो उसमें झंदने एकदम आवाज आता है, वैसे ही ओकल तंत्रिकाएं क्या होती हैं, झंकृत हो जाती हैं। तो जब ओकल तंत्रिकाएं जो है हमारी झंकृत होती हैं तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं कि भाई ये तो सघोष है। क्यों? क्योंकि हमारी वाग इंद्रियों को क्या कर दिया, झंकृत कर दिया। ठीक है, तो ये फिर कैसा हो गया, सघोष वाला वर्ण हो गया। ठीक है, और अगर नहीं कंपन करेगा, नहीं झंकृत करेगा तो हम कहेंगे ये तो अघोष है, तब उसे क्या कहेंगे कि ये जो है अघोष है। बात समझ में आया। जब वो कंपन कर देगा तो सघोष है या फिर घोष है, और नहीं कंपन करेगा तो फिर क्या कहेंगे कि भाई ये तो अघोष है। ठीक है, दूसरा आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अब इसकी बात समझ लेते हैं। अल्प प्राण का मतलब, प्राण माने वायु होती है भाई, जो हमको जीवन देती है। प्राण मतलब क्या होता है, वायु। अल्प माने थोड़ा सा, कम, कम, अल्प माने कम। महा माने अधिक, अधिक, ज्यादा। क्या? प्राण माने वायु। अब देखिए, जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से जो है ज्यादा वायु निकलेगी, ज्यादा वायु निकलेगी यानी अधिक वायु निकलेगी, तो हम उसे कहेंगे ये तो महाप्राण है। और कम वायु निकलेगी तो हम कहेंगे अल्प प्राण है। बात समझ में आया। अल्प प्राण और महाप्राण मतलब, प्राण माने वायु होता है जो जीवन देती है, प्राण है। वायु क्या है? प्राण है भाई, प्राण। अब ठीक है, वायु क्या है? प्राण है। तो अगर कम वायु निकलती है मुख से तो हम कहेंगे कि क्या है? अल्प प्राण है। और अधिक वायु निकलती है तो हम कहेंगे कि महाप्राण है। जैसे जैसे आप क को बोलिए और ख को बोलिए, इसमें कम वायु निकलेगी, इसमें ज्यादा वायु निकलेगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और इसको क्या कह देंगे? महाप्राण। उच्चारण करके देखिए, कहते हैं ना। अच्छा, घोष वाला नहीं समझ में आया। ठीक है, ये तो बात समझ में आया ना, ये बात समझ में आया ना। अभी उसको भी हम बता रहे हैं, इसको जब व्यंजन पढ़ेंगे तो वहां हम क्लियर कर देंगे। और ठीक है, थोड़ा सा बस यहां जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अगर समझना है तो इसको देखें। जैसे हम कहते हैं अंगा, अंगा बोलिए, अंगा। और एक बार बोलिए क। इसको बोलेंगे तो एक झंकार आएगा, नाक से मुंह से झंकृत होता हुआ निकलेगा। बोल करके देखिए, कहेंगे ना अंगा, इसको बोलिए क में झंकार नहीं होगा, अंगा में झंकार होगा। घड़ी घ को बोलिए घ, इसमें भी झंकार होगा, लेकिन आप ख को बोलिए झंकार नहीं होगा। बोल करके देखिए, बात समझ में आ रहा है। यानी यहां कंठ से, गले से क्या होता है? एक झंकार निकलती है। ठीक है, तो जिसके साथ झंकार आएगी उसको हम कहेंगे भाई सघोष है, और झंकार नहीं आएगी तो हम कहेंगे अघोष है। कम वायु निकलेगी तो कहेंगे अल्प प्राण है, अधिक वायु निकलेगी तो हम कहेंगे महाप्राण है। ठीक है,
अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां थोड़े स्वर में भी लिख लेते हैं, आखिर ये स्वर हैं क्या तब। तो यहां बस पॉइंट बना के लिखना है, नोट। नोट, सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर अल्प प्राण है, क्योंकि इनका जब उच्चारण होता है तो थोड़ी सी वायु निकलती है, अल्प प्राण है। सभी स्वर अल्प प्राण, और क्या है, तथा तथा सघोष है। बात समझ में आ गया। सभी स्वर क्या हैं, अल्प प्राण हैं, और क्या है, सघोष हैं। इतनी बात समझ में आया। इनका उच्चारण जब होता है तो कंपन होता है, आ, इसमें झंकार होता है, ठीक है। तो देखिए स्वर क्या है, अल्प प्राण है, और क्या है, सघोष है। सघोष कहिए चाहे घोष कहिए, बात एक ही है। सघोष और घोष बराबर है, अघोष अलग है, उल्टा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है, और क्या है, सघोष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्वर हमारा समाप्त हुआ, इतना ही स्वर में देखना था। अब स्वर के बाद हमारा आता है व्यंजन। हमने पढ़ा कि वर्णमाला में जो है दो प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। लेकिन स्वर के बाद और व्यंजन से ठीक पहले कुछ वर्ण हैं। स्वर के बाद और व्यंजन से ठीक पहले कुछ वर्ण हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अंग और अह। इनका उच्चारण यही है ना, अंग और अह, यही उच्चारण है। ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। न इनको स्वर में गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाता है, ठीक है। न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, फिर भी ये साथ साथ क्या रहते हैं, हिंदी के साथ साथ चलते रहते हैं। बात समझ में आया। किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि अनुस्वार, इसको अनुस्वार कह लेते हैं, इसका नाम क्या है, अनुस्वार, और इसका नाम क्या है, विसर्ग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, न तो स्वर है न ही व्यंजन है, बल्कि ये हैं क्या, उन्होंने कहा कि ये अयोगवाह हैं, अयोगवाह। उन्होंने कहा कि भाई ये अयोगवाह है। तो अब यहां इसको समझना है कि अयोगवाह है, इसका मतलब क्या हुआ। तो अयोगवाह का मतलब ये होता है, ठीक है, अयोगवाह का मतलब ये होता है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे। इसका मतलब क्या है कि अ माने नहीं, क्या नहीं, योग, यानी योग न होने पर भी वाह माने मतलब क्या होता है, साथ साथ चलता रहे, ठीक है। योग न होने पर भी जो साथ रहे, जो साथ रहे, ठीक है। योग न होने पर भी ये भी है, ठीक है। योग न होने पर भी जो साथ रहे, अयोगवाह का अर्थ क्या है, योग न होने पर भी जो साथ रहे। क्लियर है। तो इनको किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि न तो ये स्वर है न तो व्यंजन है, बल्कि ये क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह का अर्थ होता है जो जिसका योग न हो और फिर भी वो साथ साथ रहे, यानी योग न होने पर भी जो साथ रहे वही अयोगवाह है। बात इतनी समझ में आई। यानी जिन वर्णों का
न व्यंजन में काउंटिंग हो न स्वर में काउंटिंग हो, अब फिर भी वो साथ साथ चलते रहें, ऐसे स्वरों को, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाद के कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये भाई ये व्यंजने में है। ठीक है, ये क्या है, व्यंजने में है। ये जो है व्यंजन का पंचम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, व्यंजन का क्या है, पंचम अक्षर, वो मान लेते हैं कि वही चंद बिंदु लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, और इसको कहते हैं, ये क्या है, ह का उच्चारण देता है। ह का क्या करता है, उच्चारण देता है हल्का सा। ठीक है, बात समझ में। तो इसको इसी आधार पे वो कहते हैं कि ये व्यंजन के करीब है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, व्यंजन के करीब है। अगर आपसे पूछे, अब विकल्प दो ही दे दे, अगर पूछे कि भाई ये स्वर है कि व्यंजन है, अब विकल्प आपके सामने दो हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसमें विकल्प ये नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं, खाली ये पूछा है कि ये व्यंजन है कि स्वर है, तो आप क्या बताएंगे? ये हमको बताइए। अगर ये प्रश्न आपसे बने कि ये व्यंजन है कि ये स्वर है, तो क्या आप आंसर क्या देंगे? तो यहां पे आंसर आ गया कि स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। कोई नहीं, अरे कोई नहीं का विकल्प नहीं है भाई, दो ही विकल्प है, स्वर और व्यंजन। स्वर कहेंगे कि व्यंजन कहेंगे? स्वर कहेंगे या व्यंजन कहेंगे? अगर ये विकल्प दिया गया, दो ही विकल्प है आपके सामने। ठीक है, कुआं में कूदो चाहे खाई में कूदो, दो ही विकल्प है। तो यहां आप स्वर बताएंगे कि व्यंजन बताएंगे, ये हमको जानना है। चलिए, अगर ये पूछे कि भाई ये अनुस्वार और विसर्ग स्वर है कि व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं का विकल्प रहता तो लगाते। लेकिन अगर इन्हीं दोनों में से अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पे आंसर आया है, देखिए विनीता का आंसर आया है कि सर स्वर कहेंगे, स्वर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये व्यंजन कह सकते हैं इसको। इसकी काउंटिंग अभी तो हम बताएं कि ये व्यंजन के अंतर्गत क्या कर लिए जाते हैं, काउंट कर लिए जाते हैं। तो आप व्यंजन लगाएंगे, बात समझ में आ रहा है? क्या लगाएंगे? व्यंजन लगा देंगे। ठीक है, तो इसी को अब हम क्या कर लें, थोड़ा सा नोट कर लें। ये बात समझ गए होंगे, अयोगवाह मतलब क्या होता है, इसी को थोड़ा सा सिस्टम से कर लें। अयोगवाह, अब स्वर हम खत्म हो गया, हमारा स्वर खत्म हो गया, अब हेडिंग हमारा क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है, अब हमारा जो हेडिंग है वो स्वर नहीं अयोगवाह है। स्वर खत्म हो गया, ये स्वर में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आंख बंद करके भी इसको स्वर नहीं लगाना है, क्लियर है? स्वर हमारा वहीं तक था, समाप्त हो गया। अयोगवाह, अयोगवाह में कौन कौन आते हैं? तो एक आता है अनुस्वार और दूसरा आता है विसर्ग। अनुस्वार जो है ये इस टाइप का होता है, या ऐसे रहता है। ठीक है, बिंदी एक रहती है तो भी हम कह लेंगे कि स्वर है, अरे अनुस्वार है। ठीक है, एक बिंदी रहता है केवल, कोई जरूर नहीं कि ऐसे खींचेंगे ही। और विसर्ग में मतलब ये रहता है, ये अर्थात ये। ठीक है, ये आपका विसर्ग है। ठीक है, ये अनुस्वार है, ये क्या है, विसर्ग है। यहां लिखेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है, और न ही व्यंजन है।
और न ही व्यंजन है। यह अयोगवाह है। अयोगवाह है। यह नहीं, ये लगा दीजिए यहाँ पर, ये दोनों है, यह एक के लिए लगता है, तो ये दोनों की बात हो रही है। ये अयोगवाह है, ठीक है, ये क्या है, अयोगवाह है। जो स्वर के बाद, जो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं, और व्यंजन के या व्यंजन से पहले आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ये अयोगवाह हैं जो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा लिख लेंगे, ये कहा किसने है, ये कहा किसने है, किशोरीदास वाजपेयी ने। अगर इसको चाहें तो ऐसे डैश करके लिख सकते हैं, किशोरीदास, यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, ये कथन किसका हो गया, तो किशोरीदास वाजपेयी का। ये बात किसने कहा था, तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है, और उन्होंने अयोगवाह का अर्थ भी दिया है। तो यहां पे लिख देते हैं ऊपर, अयोगवाह का अर्थ, अयोगवाह का अर्थ है, नीचे से लिख लेंगे, अयोगवाह का अर्थ है, क्या है अर्थ, योग न होने पर भी जो साथ रहे। योग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है, अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये इतनी बातें तो आप जो है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार समझा, ठीक है, लेकिन बाद वाले जो विद्वान है वो कहते हैं भाई ये तो व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, तो नोट करके ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए। ये हो गया, मिटा दें इसको, इसे मिटा दिया जाए। ये किशोरीदास वाजपेयी ने ही ये भी अयोगवाह जब कहे तो अयोगवाह का उन्होंने अर्थ वही दिए हैं। कौन, किशोरीदास वाजपेयी ने ही अयोगवाह का अर्थ बताया कि जो योग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक, अब देख लेंगे, एक नोट बना लेंगे यहां पर एक नोट बना लेंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है अगर, ठीक है, नोट में देखेंगे, स्वर कुछ विद्वान अयोगवाह को व्यंजन ध्वनि मानते हैं। अयोगवाह को व्यंजन
ध्वनि मानते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बना लेंगे कि कुछ विद्वान जो है अयोगवाह को व्यंजन ध्वनि मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? नाक से। इनका उच्चारण किसका? अनुस्वार का। इनका उच्चारण, इनका उच्चारण, ताकि अयोगवाह आज खत्म हो जाए। ठीक है, कल से हम लोग व्यंजन देखेंगे, तो इनके बारे में हम जान लिए, फिर इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है। ठीक है, नाक से होता है। जैसे में कहें, जैसे कंकड़, कंकड़ में जो अंग अनुस्वार लगा है ऊपर, उसका उच्चारण जो है नाक से हो जाता है, कंकड़। अब आप क्या इस अनुस्वार को मुंह से बोल रहे हैं? नहीं, मुंह से बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। कंकड़, वो जो है अंग जो है, जो ये अनुस्वार है, वो नाक से निकलेगा। ठीक है, अंगद, अंगद। ठीक है, अंगूर। तो देखिए इन सब का उच्चारण जो है क्या है? वो नाक से ही है। ये अनुस्वार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुस्वार जो लगा है ऊपर। अब आइए विसर्ग की बात कर लेते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग। विसर्ग, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण, इनका जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है। इनका उच्चारण ह की तरह कंठ से होता है। कंठ भी लिख देते हैं, कंठ से होता है। ठीक है, अह कहते हैं ना, तो कंठ से ही होता है इसका उच्चारण, और बिल्कुल ह की तरह ये उच्चरित होता है। ठीक है, जैसे प्रातः, जैसे कहें, यहां दिख रहा है ये जो लिख रहे हैं, प्रातः, अतः, लास्ट में ह आएगा। लास्ट में क्या आ रहा है? ह। ठीक है, बिल्कुल ह की तरह इसका उच्चारण होता है। अच्छा, इससे नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हो गया ना, जैसे प्रातः, अतः, जो भी आप बना सकते हैं। नमस्कारः, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या? अयोगवाह। क्लियर हुआ? अब प्रश्न एक है आप लोगों से, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा। चलिए, प्रश्न है आप लोगों से, मात्रा किसे कहते हैं? अभी आप लोगों के सामने 10 प्रश्न रखे जाएंगे। उच्चारण में लगने वाले समय को, किसके उच्चारण में लगने वाले समय को, यहीं पे फेल हो जाएंगे आप। अच्छा, आंसर आया, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं।
अरे भाई, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कैसे कह देंगे? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यहीं पे मिस्टेक हो जा रहे हैं आप लोग। स्वरों के उच्चारण, देखिए भाई, स्वरों के उच्चारण में जो समय लगेगा उसे मात्रा कहेंगे, ठीक है। यहां वर्ण तो ये भी है, ये भी वर्ण है, तो इसके उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा थोड़ा ना कहेंगे, ठीक है। समझना है ना, किसके उच्चारण में? स्वरों के उच्चारण में। क्लियर है? वर्ण नहीं होगा, स्वर होगा, स्वर, स्वर के उच्चारण में, ठीक है। हाँ, तो यहां लिख लीजिए नोट में कि स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब जो है, अब आता है आप लोगों के यहां प्रश्नोत्तरी की बारी, ठीक है। तो 10/10 करने के लिए तैयार हैं? चलिए, क्या 10 में से 10 करने के लिए तैयार हैं? 10 प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ईमानदारी से किनका 10 आता है। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर अ का स्थान बताइए। ठीक है, अ कैसा है? मुख विवर के आधार पर आपको बताना है ओ। ओ क्या है? ठीक है। तीसरा, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? ठीक है। चौथा है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। पांचवा है, व्यंजनों की संख्या। छठा है, किशोरीदास वाजपेयी ने इनको क्या कहा है? अनुस्वार और विसर्ग को। सातवां है, एक मिनट रुके रहेंगे। मुख विवर के आधार पर इसे क्या कहेंगे? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर संयुक्त स्वर कौन है? अब नहीं दिख रहा होगा, नीचे हमको लग रहा है, इधर लिखते हैं। संयुक्त स्वर कौन है?
ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए, इतना प्रश्न है आप लोगों के यहां। आंसर आप लोग दे लिए हैं ना? हो गया। अब आप लोग अब नहीं आंसर लगाएंगे, ठीक है? अब केवल मिलाएंगे और बताएंगे कितना सही हो रहा है, ठीक है? अब मिलाएंगे। अब मैं आंसर कर देता हूं, ठीक है? तो देखिए, जिह्वा के आधार पर अ का उच्चारण स्थान मध्य भाग से होता है, तो ये मध्य स्वर हो गया, ठीक है? मैं तो प्रश्न भूल गया, क्या क्या लिखे थे, पूरा लिखे नहीं। अच्छा, ओ का जो है ये विवृत के मुख विवर के आधार पे पूछा गया था, तो अर्ध विवृत यहां कर देंगे। क्या करेंगे? अर्ध विवृत, ठीक है? अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण पूछा गया था कि कैसे होता है, तो ये नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होगा। स्वरों की संख्या पूछी गई 11, व्यंजनों की संख्या पूछी गई तो 33, और इसे क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। और इसका क्या पूछा गया था? इसका क्या पूछा गया था? उच्चारण स्थान पूछा गया था? नहीं, इसको भी जो मुख विवर के आधार पे पूछा गया था, ठीक है? क्या पूछा गया था? मुख विवर के, तो समृद्ध करेंगे। क्या करेंगे? समृद्ध कर देंगे। और ये पूछा है मूल स्वर, मूल स्वर जो है 4 होते हैं, ठीक है? अ ई, हाँ, अ ई उ री, ठीक है? और संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर जो है ए है, और कौन है? ए है, और कौन है? ओ है, और कौन है? औ है, ठीक है? ये संयुक्त स्वर है। और इसके बाद पूछा गया है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु है, ठीक है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है? कंठ तालव्य। चलिए, अब आप लोग अपना आंसर बताएंगे। चलिए, आंसर कमेंट करेंगे। कितना सही हुआ? अभी री छोड़े हुए हैं, री को बताते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है? पहले यहां आ जाइए। ये जो सही, इसमें से 10 में से किनका जो है 10 सही हुआ? भाई कमेंट नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, कमेंट आ गया है, रुके रहेंगे। ठीक 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 है। 10 10 10। विनीता अनुनासिक वाला गलत हो गया, गलत हो गया, वाह बहुत अच्छा। और इसके बाद जो है 10 में 10, सभी लोगों का 10 में 10 आया, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट वाला गलत हो गया, लास्ट वाला गलत हो गया। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला क्या है? कंठ तालव्य बताए तो थे, मूर्धा, ठीक है। अच्छा, री का, ठीक, बहुत अच्छा। 9, अच्छा ध्यान से सुना नहीं था तो गलत हो गया, गलत बता दिया। अच्छा, ध्यान से कौन सुनेगा, हम सुनेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जो री है ना वो र की तरह बिहेव करता है, ठीक है? री जो है र पर ई की मात्रा लगती है ना, उस टाइप से। तो र जो है मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है? लुंठित तो कहा जाता है उसको, लुंठित वर्ण है तो र मूर्धा से बोला जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है? तो एक नोट बना के लिख सकते हैं कि री जो है मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। री जो है क्या है? मूर्धन्य है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे इसी में, ठीक है? री क्या है? मूर्धन्य है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास से यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, बंद करते हैं। और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आज की समझ में आई है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।